वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का हमारा 6th लेक्चर है। तो ये चैनल आप जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर देख रहे हैं और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसको कि आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको हर प्रकार के जो है अपडेट दे दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ यूपीपीएससी मेंस 2024 के लिए हमारी कई टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही हैं और ऐसे मतलब ऐसे राइटिंग के भी जो है बैचेस चलाए जा रहे हैं जिसको कि आप ज्वाइन करके लाभ उठा सकते हैं। इन टेस्ट सीरीज में आपको पर्सनल फीडबैक दे दिया जाता है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे मॉडल आंसर्स भी आपको प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि आप अपने पूरे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पेड ग्रुप्स हैं जिसको कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 1 से और क्वेश्चन है व्हाट आर द की अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस ऑफ द स्मार्ट सिटीज मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन की प्रमुख उपलब्धियां और चुनौतियां क्या हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले थोड़ा सा ना एक स्मार्ट सिटीज मिशन जो है उसका पूरा एक इंट्रोडक्शन दे देंगे तो ये हम कह सकते हैं कि जो स्मार्ट सिटीज मिशन है इसको लॉन्च किया गया था वर्ष 2015 में। 25 जून 2015 को इसको लॉन्च किया गया है और इसका टारगेट रखा गया था कि वर्ष 2020 तक 100 स्मार्ट सिटीज का जो है को जो है विकास करना। लेकिन इसका लक्ष्य जो है बढ़ाकर बाद में 2025 तक कर दिया गया है। तो ये जो 2025 साल चल रहा है तो इसमें जो है यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक जो है 100 स्मार्ट सिटीज का जो है निर्माण किया जाएगा। तो इसके अगर हम फोकस एरिया की बात करें तो यहाँ पर जो है यहाँ पे जो भी सिटीजन्स हैं उनको जो है एफिशिएंट सिविक एम्यूनिटीज़ को जो है प्रोवाइड कराना इसका लक्ष्य रखा गया था। जैसे कि है उनकी हाउसिंग है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन है, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। और इसके अंतर्गत जो है उनको एफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और ज़्यादा बेहतर जो है उनको प्रोवाइड किए जाएंगे और जो है उनको जो है एक टिकाऊ समाधान उनको प्रदान करने का इसमें लक्ष्य रखा गया था जो उनकी डेली ज़रूरतों की नीड्स है उसको लेकर। तो अगर हम इसकी अचीवमेंट्स की बात करें तो 2015 से लेकर 2025 तक जो कि अब तक की उपलब्धियां हैं हम उस पर एक नज़र डाल लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो डेटा अवेलेबल है दिसंबर 2024 तक का उसमें उसमें उस तब तक जो है दिसंबर 2024 तक जितने भी इसमें स्मार्ट सिटीज़ के जो प्रोजेक्ट है उसको 91% ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो है उसको पूरी तरीके से जो है कंप्लीट कर दिया गया है। और इसमें टोटल जो है 8075 प्रोजेक्ट्स का जो है यहाँ पे लगाने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें कि जो है 7380 प्रोजेक्ट्स जो है वो 100% जो है वो कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें हमने काफ़ी अच्छी जो है हम कह सकते हैं कि इसमें हमने काफ़ी अच्छा काम जो है वो किया है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी और अचीवमेंट्स की बात करें तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को जो है यहाँ पे स्थापित किया गया है और ये सभी 100 सिटीज़ जितनी भी जो स्मार्ट सिटीज़ बनाई जा रही हैं उन सभी 100 शहरों में जो है ये ऑपरेशनल है, परिचालन है। और यहाँ पर जो है ये जो इंटीग्रेटेड कॉमन एंड कंट्रोल सेंटर जो है इसने ये जो है सिटी के जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है, सिटी ऑपरेशंस जो है उनको और ज़्यादा जो है वो बेहतर बनाने का काम करता है। इसने इसमें इसके अंतर्गत ये टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जितनी भी सिटी ऑपरेशंस है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गए, वाटर सप्लाई हो गया या फिर हम कह सकते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी जो है वो प्रदान कर रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है ये कोविड के दौरान या फिर हम कह सकते हैं पैंडेमिक के दौरान जो है इसने जो है कोविड वॉर रूम्स के रूप में भी जो है वो कार्य किया था। तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को बेहतर सुविधाएं जो है वो प्राप्त करा रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इसमें भी इससे बड़ी है। इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास जो है इन 100 स्मार्ट सिटीज में लगाए गए हैं। टोटल 84,000 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं जिससे कि क्राइम को, ठीक है, क्राइम को मॉनिटर करने में और क्राइम को रोकने में जो है बहुत ज़्यादा मदद मिली है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इससे जो ट्रैफिक एनफोर्समेंट सिस्टम है उससे भी इसमें भी बहुत ज़्यादा मदद मिली है। जैसे कि अगर रेड लाइट कोई वायलेट करता है तो उसको जो है जल्दी से जल्दी मॉनिटर और ट्रैक किया जा सकता है। इसी के साथ साथ जो है नंबर प्लेट ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन भी लगाया गया है जिससे कि अगर कोई भी ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करता है या फिर अगर कोई भी क्राइम होता है तो उससे जो है उसका पता लगाया जा सके। तो इससे पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है।
इसके बाद हम देखते हैं जल आपूर्ति। वाटर सप्लाई में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद मिली है। स्काडा जो है कि एक टेक्नोलॉजी होती है, उसके माध्यम से 17,000 किलोमीटर से अधिक जल आपूर्ति की जो है निगरानी की जा रही है। ठीक है? तो यहाँ पर जो है स्काडा अगर हम समझें तो ये एक सिस्टम होता है जो कि रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, जिससे कि जो है यहाँ पे जितना भी जो पानी का फ्लो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसके प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है और उसकी क्वालिटी को जो है वो मेंटेन किया जा सकता है। इसी के साथ-साथ जो है जितने भी जो पंप्स होते हैं उनको दूर बैठे ही जो है उसको जो है ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट की तरफ काम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो है यहाँ पे स्मार्ट सिटीज़ में बहुत ज़्यादा कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो भी वेस्ट मैनेजमेंट व्हीकल्स जो होते हैं उनको आरएफआईडी इनेबल किया गया है, ताकि उनकी जो है मॉनिटरिंग कर सके और उनके जो है ऑटोमेटिक जो है उनकी लोकेशन प्राप्त कर सके और डिजिटल मॉनिटरिंग करने से जो है इसकी एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो मोबिलिटी, लोगों की गतिशीलता को और ज़्यादा बेहतर किया गया है। इसके अंतर्गत 1740 किलोमीटर स्मार्ट सड़कें बनाई गई हैं और साथ ही साथ जो है 713 किलोमीटर जो है साइकिल ट्रैक का जो है विकास किया गया है। इससे क्या होगा, इससे जो है ट्रैफिक ऑपरेशंस को और ज़्यादा बेहतर बनाने में मदद मिली है। इसी के साथ साथ जो है ट्रैफिक ऑपरेशंस को और ज़्यादा बेहतर बनाने की मदद मिली है। इसी के साथ साथ जो है ट्रैफिक वायलेशन जो होता है उसको मॉनिटर और उसको एनफोर्स करने में भी मदद मिलती है। और इससे जो है यहाँ पे जो स्मार्ट रोड्स बनाई जा रही हैं, इससे जो है जर्नी टाइम जो है, जो आने जाने का जो समय है, जर्नी टाइम जो है उसको रिड्यूस करने में मदद मिली है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एजुकेशन के क्षेत्र में भी जो है स्मार्ट सिटीज़ ने बहुत बेहतर काम किया है। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो 2398 गवर्नमेंट स्कूल्स जो कि इन स्मार्ट सिटीज़ में है, उसमें 9433 स्मार्ट क्लासेस का जो है निर्माण किया गया है और साथ ही साथ जो है 41 डिजिटल लाइब्रेरी का विकास जो है वो किया गया है। तो इससे क्या होगा, इससे जो बच्चों को जो लर्निंग एक्सपीरियंस जो है उसको और ज़्यादा जो है वो बेहतर बनाया गया है और इसी के साथ साथ जो है इसमें स्टूडेंट अटेंडेंस को और ज़्यादा जो है बढ़ाने में मदद मिली है। अगर हम एक सर्वे की माने तो इससे जो है 2015-16 से लेके 2023-24 तक, ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें जो स्टूडेंट एनरोलमेंट रेशियो जो था, ठीक है, स्टूडेंट एनरोलमेंट रेशियो को 22% तक बढ़ाने में जो है वो मदद मिली है इन स्मार्ट क्लासेस के ज़रिए। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो है 172 ई हेल्थ सेंटर्स जो है का निर्माण किया गया है, ई हेल्थ सेंटर्स एंड क्लिनिक्स का निर्माण किया गया है और साथ ही साथ 152 हेल्थ एटीएम्स का निर्माण किया गया है, ताकि लोगों की जो स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच को जो है वो बढ़ाया जा सकता है। इसी के बाद हम बात करते हैं वुमेन सेफ्टी की। वुमेन सेफ्टी में के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया गया है, जैसे कि अगर जो सीसीटीवी कैमरा जो है इंस्टॉल किए गए हैं तो इससे भी जो है क्राइम रेट को कम करने में जो है मदद मिली है और केवल नागपुर में अगर हम देखें तो 14% डिक्लाइनिंग क्राइम रेट जो है वो रिपोर्ट किया गया है। इसी के साथ साथ स्मार्ट लाइटिंग लगाई गई है, पैनिक बटन लगाए गए हैं, जिससे कि जो है क्राइम को रिड्यूस करने में मदद मिली है और एक सेफर अर्बन प्लेस जो है विमेन को प्रदान की गई है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ टारगेटेड प्रोजेक्ट्स भी लगाए गए हैं, जैसे कि ईट स्मार्ट सिटीज़ है, जिससे कि जो हाइजीनिक फूड जो है स्मार्ट सिटीज़ में उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। साइकिल्स फॉर चेंज है, स्ट्रीट्स फॉर पीपल है, ऐसे भी कुछ जो है स्मार्ट प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं, जिससे कि जो अर्बन सिटीज़ के जो लोग हैं उनको एक ओपन स्पेस, ठीक है, एक ओपन स्पेस दी जा सके, ताकि उनकी लिविंग जो है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको और ज़्यादा बेहतर किया जा सके, उनको एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए जो है एक ओपन स्पेस प्रदान की जा सके। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा है स्मार्ट सिटीज़ मिशन को के पूरे ऑपरेशन में या फिर हम इम्प्लीमेंटेशन में कह सकते हैं। और अभी तक जैसे कि हमने देखा है कि अभी भी जो है 2025 आ गया है और अभी भी जो है 9% ऑफ द जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके सबसे पहले अगर हम
हम बात करें तो ये एरिया बेस्ड डेवलपमेंट पे जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, क्षेत्र आधारित विकास पर उसने ध्यान दिया है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इसके एरिया बेस्ड डेवलपमेंट जो है इसमें 3 कंपोनेंट्स दिए गए हैं, जिसमें कि अगर हम पहला कंपोनेंट देखें तो वो है ट्रांसफॉर्मिंग एग्जिस्टिंग अर्बन एरिया। जो भी एग्जिस्टिंग अर्बन एरियाज हैं उनको इसमें ट्रांसफॉर्म करने का लक्ष्य रखा गया है। सेकंड अगर हम देखें तो रेट्रोफिटिंग की बात करते हैं, जिसमें कि जितने भी जो अंडर डेवलप्ड एरियाज जो हैं उसमें जो है अंडर डेवलप्ड एरियाज में जो है और ज़्यादा बेहतर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर करने की बात की गई थी। और इसी के साथ साथ जो है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स भी लगाए जा रहे हैं जहाँ पे कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लगाया जाएगा। तो ये जो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट है इससे जो इसका पूरा जो स्कोप जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो लिमिटेड हो गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि केवल ये जो स्कीम जो है ये केवल किसी भी एक सिटी की केवल 1% ही किसी भी सिटी के 1% एरिया पे ही जो है डेवलप कर विकास करने पे जो है फोकस कर रही है, जिससे कि बहुत सारे जो उस एक ही सिटी के जो अलग अलग जो एरियाज हैं उनको जो है इग्नोर किया जा रहा है। तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बेहतर सुविधा नहीं है, केवल एक ही पैच पे जो है वो बहुत ज़्यादा सुविधा दी जा रही है, उसको स्मार्ट किया जा रहा है, उसको जो है डेवलप किया जा रहा है, लेकिन बाकी जो एरियाज हैं उसको पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, तकनीकी लोगों का विस्थापन हुआ है, ठीक है। ग्रीन फील्ड अगर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो लोग अभी तक रह रहे हैं उनको वहाँ से जो है डिस्प्लेस कराया जाएगा। तो यहाँ पे जो है और वो बेसिकली जो है ये पुअरर लोकेशंस जो हैं जहाँ पे कि जो स्लम एरियाज हैं, ठीक है, उनको फिर से जो है उनका विकास किया जा रहा है। तो इससे जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो उनके लिए जो अर्बन इस पे तो जो उनके लिए जो स्लम जहाँ पे वो रहते थे उनको जो उनका जो लिविंग एरिया है कहीं ना कहीं उसका जो है नष्ट किया जा रहा है। तो जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इससे प्रभावित हुए हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजिकल बैरियर है, तकनीकी बाधा भी बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मिल रही है। जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ किए करके जो है ये लोगों को तक जो है बेहतर सुविधाएं पहुंचाने का प्रावधान रखा गया है। तो यहाँ पर जो है जो नई नई टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जा रही है उसके लिए जो है स्मार्ट सिटीजन्स की भी ज़रूरत है, जो कि उस स्मार्ट टेक्नोलॉजी का जो है यूज़ कर सके, उसका एडवांटेज उठा सकें, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो मासेस है वहाँ उनको भी एजुकेट करना, ठीक है। लेकिन क्योंकि अगर मासेस जो हैं जो जिनके लिए ये सुविधाएं बनाई जा रही हैं अगर वो ही इसे उसका लाभ नहीं उठाएँगे तो पूरा का पूरा जो हमारा जो गोल है वो कहीं न कहीं जो है वो डिफीट होगा। इसके बाद हम देखते हैं डिलेड एनवायरमेंटल क्लीयरेंस फॉर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी में जो है देरी होती है, देरी देखी जा रही है। तो यहाँ पर कई सारे जब ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं या फिर जो कुछ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं तो उसके लिए जो है एनवायरमेंटल क्लीयरेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो और उसके डिले होने के कारण पूरा जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है उसमें भी देरी देखी गई है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ अर्बन प्रॉब्लम, शहरी समस्याएं हैं जो कि अभी भी बनी हुई हैं, जैसे कि जो स्मार्ट सिटीज़ हैं, बहुत सारी स्मार्ट सिटीज़ जो हैं वहाँ पे एयर पोल्यूशन जो है उसकी समस्या अभी भी बनी हुई है, ठीक है। एयर क्वालिटी जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा पुअर है। इसके साथ साथ हम देखते हैं रोड जो है अभी भी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। उनकी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है पर्याप्त नहीं है। तो ये कुछ अर्बन प्रॉब्लम्स जो हैं वो अभी भी बनी हुई हैं। इसके बाद हम देखते हैं अंडरमाइनिंग द रोल ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़, ठीक है। शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका को जो है वो कमज़ोर करता है, क्योंकि जो पूरा भी जो इसमें जो स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट्स जो हैं इसकी डिसीजन मेकिंग पावर और इसके साथ-साथ जो पूरे जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है उसका कार्य जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का कार्य जो है वो स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा जो है वो किया जा रहा है, जिससे कि जो वहाँ यहाँ की जो अर्बन लोकल बॉडीज जो है उनकी भूमिका जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो जो लोकल गवर्नेंस का रोल जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो था उसको बाईपास किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं इनएडिक्वेट फंडिंग, अपर्याप्त निधि जो है ये भी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था कि 21% जितने भी जो स्मार्ट सिटीज़ के जो प्रोजेक्ट हैं
उसको जो है यहाँ पे उसके लिए जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर के आया जाएगा। ठीक है, इनको जो है पीपीपीज के थ्रू जो है के द्वारा जो है लगाया जाएगा, लेकिन केवल 6% ऑफ द प्रोजेक्ट्स में ही जो है प्राइवेट कंपनी जो है वो इन्वेस्ट किया है। तो और यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो जो बहुत सारी जो है सिटीज़ ऐसी भी हैं, मेनली जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उसमें अगर हम देखें तो लक्षद्वीप है, दमन एंड दीव है, पुडुचेरी है या फिर पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ पे तो जो है जो उनके जो एलोकेटेड फंड्स थे उतना जो है वो पहुँचा भी नहीं था। तो यहाँ पे फंडिंग जो है वो बहुत इस बड़ी जो है समस्या बनी हुई है, जिससे कि जो है प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। तो इसमें हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें जो है जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जो है यहाँ पे और ज़्यादा जो है इनकरेज करने की जो है ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो है हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टर्स को लेकर के आए, ताकि जो फंडिंग की जो कमी है उसको जो है पूरा किया जा सके। इसके साथ साथ जो है कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। जितने भी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पर जो है ध्यान देना होगा। उनको जो है उनको ट्रेनिंग देनी होगी, ताकि वो बेहतर तरीके से स्मार्ट सिटी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैनेज कर सकें और उनको जो है एग्जीक्यूट कर सकें। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। एडवांस टेक्नोलॉजी से इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अर्बन मैनेजमेंट के लिए जो है और ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत है। जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल है, ट्रैफिक की समस्या जो है अभी हर जगह बड़ी बनी हुई है। पब्लिक सेफ्टी है, वेस्ट मैनेजमेंट है, वाटर सप्लाई, इन जगह जो है हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बेस्ट सर्विसेज को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। समावेशीपन, इंक्लूसिविटी लानी बहुत ही ज़रूरी है। ये इंश्योर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव जो है, इससे जो हमारी सोसाइटी का हर सेक्शन जो है वो जो है उसका लाभ उठा सके। और मेनली अगर हम बात करें तो मार्जिनलाइज़ कम्युनिटीज़ जो हैं उनको जो है इस पूरे प्रोजेक्ट का लाभ मिलना चाहिए। इसी के साथ-साथ जो दिव्यांगजन है, फिज़िकली हैंडीकैप लोग हैं, उनके लिए जो है स्मार्ट बिल्डिंग्स और स्मार्ट बसेस लाने की ज़रूरत है, ताकि उनको इस पूरे मिशन का जो है वो लाभ मिल सके। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो है, उसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा जो है वो बेहतर बनाया गया है, पब्लिक सेफ्टी पर ध्यान दिया गया है, ठीक है? मोबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाया गया है, हेल्थ केयर सेक्टर पे जो है ध्यान दिया गया है, एजुकेशन सेक्टर को जो है और ज़्यादा बेहतर किया गया है। तो लोकल एरिया डेवलपमेंट, ठीक है? ये जो लोकल एरिया डेवलपमेंट है और टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है? प्लस टेक्नोलॉजी इसके साथ जो है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को और ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया जा सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पे रह रहे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी और ज़्यादा बेहतर किया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है पेपर नंबर 2 सर। क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ कॉपरेटिव्स इन रूरल डेवलपमेंट। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय कॉपरेटिव्स एंड द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन कॉपरेटिव्स इन इंडिया। ग्रामीण विकास में सहकारिता की भूमिका पर चर्चा करें। सहकारिताओं के सामने क्या चुनौतियां हैं और भारत में सहकारिता को मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉपरेटिव्स या फिर सहकारिता को समझ लेंगे। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सह मतलब साथ में, ठीक है, साथ में, और कारिता मतलब कार्य करने का तरीका या फिर साथ में काम करना। तो तो इसका मतलब है साथ में काम करना। तो ये इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस जब साथ में मिलकर काम करते हैं किसी कॉमन गोल के लिए, तो उसी को जो है कोऑपरेटिव का नाम दिया गया है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन से समझें तो हम कह सकते हैं कि सहकारिता व्यक्तियों का एक स्वायत्त संगठन है, मतलब एक ऑटोनोमस एसोसिएशन है, जो संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से जो है एकजुट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कॉपरेटिव्स देखें तो उसके लिए संविधान में बहुत सारे जो है प्रोविजंस दिए गए हैं, और 2025 को जो यूएन है उसने इसको 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉपरेटिव्स के रूप में भी जो है चिन्हित किया है। तो अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को समझे तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 2011 में, उससे जो है कॉपरेटिव्स के लिए कई सारे जो है यहाँ पर जो है प्रावधान दिए गए थे, और इसी से जो है कोऑपरेटिव को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी जो है दिया गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था कोऑपरेटिव्स को, मतलब कि उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो अगर हम देखें तो ये जो 2011 का 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसके अंतर्गत जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 भी को जोड़ा गया था, जो कि
ठीक है? जो कि जो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनके जो कामकाज करने का तरीका, उनके मैनेजमेंट, उनके जो इलेक्शंस होते हैं, उसके लिए जो है इसके अंतर्गत जो है नियम बनाए गए थे, जिससे कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, उनको एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया जा सके और जो है उनको एक लोकतांत्रिक ढाँचा जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मिलता है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसी के साथ जो है 19 सी भी जो है जोड़ा गया था, जो कि जितने भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, सहकारी समितियाँ जो हैं, उनके जो बनाने का अधिकार है, उसको एज़ अ फंडामेंटल राइट के रूप में जो है चिन्हित करता है। इसी के साथ-साथ एक आर्टिकल है 43 बी, इसको भी जो है जोड़ा गया था और इस अनुच्छेद में जितनी भी जो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने और उनके स्वैच्छिक गठन के लिए या फिर उनके जो है ऑटोनॉमस उनके कामकाज करने के तरीके और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को जो है राज्य को निर्देशित किया गया था। तो ये यहाँ पे डीपीएसपी के अंतर्गत जो है इसको जोड़ा गया था। तो अगर हम देखें तो कि कोऑपरेटिव्स का क्या रोल रहा है पूरे रूरल डेवलपमेंट में, ग्रामीण विकास में सहकारिता की क्या भूमिका रही है, अब हम उसको समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। तो कोऑपरेटिव्स में जितने भी जो इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको जो है प्रेरित किया जाता है और प्रोत्साहित किया जाता है सेविंग्स के लिए। ठीक है? सेविंग्स के लिए, ताकि उनके पास और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैपिटल हो पाए। तो सेविंग्स को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उनको जो है फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर से भी जो है जोड़ा जाता है। तो जिससे जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं समावेशी विकास। तो ये जितने भी जो कोऑपरेटिव्स हैं, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होते, ये किसी कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये रिमोट एरियाज़ में भी जो है काम कर रहे हैं, वहाँ के जितने भी जो मार्जिनलाइज़्ड सोसाइटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनके उत्थान के लिए भी जो है कार्य कर रहे हैं। तो इससे जो है हमारे भारत में जो है एक समावेशी विकास जो है उसको बढ़ावा मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोज़गार सृजन में बहुत बड़ा जो है इनका हाथ है। बहुत सारे कोऑपरेटिव्स ऐसे हैं जो कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो दे रहे हैं। तो जो 65% जो इंडियन पॉपुलेशन है, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो जो इतने भी जो बड़े एग्रेरियन प्रोड्यूसर्स जो हैं, उनको वो असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जिससे कि पूरे एग्रीकल्चर क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट को और ज़्यादा बढ़ाने में जो है मदद मिलती है। इसी के साथ-साथ कई अलग-अलग सेक्टर्स हैं, जैसे कि डेयरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, हैंडीक्राफ्ट है, शुगर मिल्स हैं। यहाँ पर भी कोऑपरेटिव द्वारा जो है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सेस टू अफोर्डेबल क्रेडिट्स, सस्ती ऋण तक जो है पहुँच बनाती है। जितने भी जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो फार्मर्स हैं, उनको जो है आसान किश्तों पे जो है फॉर्मल क्रेडिट जो है दिलाने का काम किया जाता है कोऑपरेटिव्स द्वारा। तो जो जितने भी कोऑपरेटिव्स जो होते हैं, वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स और जो फार्मर्स होते हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, ताकि उनको जो है फॉर्मल बैंक से जो है लोन मिल सके आसान ईज़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और इसी के साथ-साथ जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो जो अगर उनको फॉर्मल बैंकिंग से जोड़ा जाता है, तो जो प्राइवेट मनी लेंडर्स के चंगुल से जो है उनको बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम नाबार्ड की माने, ठीक है, तो नाबार्ड की अगर हम आंकड़ों की देखें तो 30% जितनी भी जो रूरल क्रेडिट होता है, वो कोऑपरेटिव बैंक्स द्वारा ही जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। तो लोगों की जो है आसानी से जो है सस्ते ऋण तक जो है पहुँच को बढ़ावा देता है कोऑपरेटिव। इसके बाद हम देखते हैं बेटर रेम्युनरेशन। तो ये जो है जितनी भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ये फार्मर्स को जो है फार्मर्स की हेल्प करते हैं, ताकि वो उनके जो भी प्रोड्यूस है उसके लिए उनको जो है उनके जितने भी जो प्रोड्यूस है उसके लिए उन्हें जो है फेयर प्राइस मिले। उनके प्रोड्यूस के लिए जो उनको जो प्राइस मिल रहा है, वो एकदम फेयर होना चाहिए, जिससे ये सब जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, ये आपस में मिलके जो है फार्मर्स की जो है बार्गेनिंग पावर को जो है वो बढ़ाते हैं। बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज़ करने में मदद करते हैं, जिससे उन्हें बेहतर इनकम जो है वो प्राप्त होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इससे समझें तो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइज़ेशंस होती हैं, ठीक है? एफपीओ का नाम आप लोग ने सुना ही होगा। तो एफपीओज़ जो है
है ये एक कलेक्टिव एंटिटी होती है जो कि फार्मर्स द्वारा जो है ये फार्मर्स द्वारा जो है वो बनाई जाती है, जिससे कि उनकी जो है बार्गेनिंग पावर को और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके, उनकी इनकम को और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके और एग्रीकल्चर वैल्यू चेन जो है उसमें उनकी ओवरऑल पोजीशन को और ज़्यादा मजबूत करने में मदद मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोवाइड इनपुट एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। तो जितने भी जो इनपुट्स जो होते हैं वो कोऑपरेटिव द्वारा जो है वो बल्क में खरीद लिए जाते हैं, जिससे कि जो है उनकी जो कॉस्टिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो जो कोऑपरेटिव्स होते हैं वो जितने भी जो एसेंशियल एग्रीकल्चरल इनपुट्स जो हैं उसको जो है वो चीप रेट में जो है वो प्रोक्योर करने में मदद करती है, जैसे कि सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया। तो और जिससे क्या होता है और वो बाद में जो है वो फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिससे कि ओवरऑल इनपुट कॉस्ट जो होता है उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। इसी के साथ-साथ अगर हम देखें तो जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है? जितने भी जो रूरल एरियाज़ में जितने भी जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं, उनको उनकी भी जो इनपुट कॉस्ट होती है, उनकी भी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने में जो है ये कोऑपरेटिव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी जो भी कोऑपरेटिव्स जो होती हैं वो रॉ मटेरियल को जो है चीप रेट्स पे जो है वो खरीद लेते हैं, ठीक है? वो चीप रेट्स उनका जो है प्रोवाइड कराने में जो है वो मदद मिलती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट प्रोड्यूसर से जो है वो रॉ मटेरियल को खरीदते हैं और वापस जो है वो सेल किसे करते हैं, वो डायरेक्ट जो है जो है कंज्यूमर्स को ही वो जो है वो सेल कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो इंटरमीडियरीज हैं, बिचौलिए जो हैं, उनकी जो है यहाँ पे पूरे वैल्यू चेन से उनको जो है एलिमिनेट कर देते हैं, जिससे कि जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर हम कह सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको और ज़्यादा जो है कॉम्पिटिटिव बनाता है, जिससे कि जो भी स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी इनकम को और ज़्यादा उनकी इनकम को और ज़्यादा बढ़ाने में जो है वो मदद मिलती है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जो कोऑपरेटिव्स जो होते हैं वो फार्मर्स को जो है हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स को जो है प्रोक्योर करने में भी जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अगर हम इस पूरे को अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें, अभी तक जो भी हमने बात कही है, तो हम ये शुगर मिल का जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अगर हम देश में समझें तो कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज की जो संख्या है इंडिया में वो है करीब 281, जिसमें कि महाराष्ट्र में 137 कोऑपरेटिव शुगर मिल्स जो हैं वो यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई हैं। तो ये जो शुगर मिल्स हैं ये क्या करती हैं, ये वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं तो उनको जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मदद मिल रही है, ठीक है? तो यहाँ पे रोजगार सृजन में बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। तो ये जो कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज हैं ये इंश्योर करते हैं कि जितने भी जो किसान हैं उनको उनके प्रोड्यूस के लिए एक फेयर प्राइस मिले, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनको बेटर रिम्यूनरेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। इसी के साथ-साथ हम देखते हैं कि जो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं वो जो है जितने भी जो फार्मर्स हैं उनको असिस्ट करते हैं कि उनको जो है हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप्स जो हैं फार्मर्स को असिस्ट करते हैं कि वो हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप्स को जो है वो उगाएं। तो यहाँ पर फार्मर्स की मदद की जा रही है। इसी के साथ-साथ जो वहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो जितने भी जो रूरल यूथ हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए भेजती हैं, उनकी जो है एजुकेशन को स्पॉन्सर करती हैं ताकि जब वो पढ़ कर के आएँ तो वो और वो इस इंडस्ट्री को जो है वो बेहतर कर सकें, ठीक है? तो यहाँ पे ही हमने एग्ज़ाम्पल से समझा। इसके बाद अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी जो है कोऑपरेटिव्स जो हैं बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, बुनियादी ढांचे का विकास करती हैं। जैसे कि जो कोऑपरेटिव्स होती हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती हैं, जैसे कि इरिगेशन हो गया, ठीक है? कई सारे किसान जो हैं वो आपस में मिलते हैं और इरिगेशन के लिए जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इरिगेशन फैसिलिटी के लिए जो है कार्य करते हैं। इसी के साथ-साथ जो है स्टोरेज यूनिट, वेयर हाउस जो है उसका निर्माण करने में मदद करते हैं, क्योंकि अगर वेयर हाउस नहीं होगा तो जो किसान होते हैं ना वो डिस्ट्रेस सेल करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास रखने की जगह नहीं होती। तो कोऑपरेटिव जो होते हैं वेयर हाउस का निर्माण करते हैं, जिससे कि फार्मर्स जो है जितना भी जो उनकी उपज है वो वेयर हाउस में रख सकते हैं और बाद में जो है जब उन्हें फेयर प्राइस मिलता है तब उसे वो बेचते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके
एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में, शिक्षा और प्रशिक्षण में भी जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, मतलब कि सोशल डेवलपमेंट में भी कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो यहाँ पर जो है यूथ को एम्पावर किया जा रहा है, जितने भी विमेन है, मार्जिनलाइज सेक्शन है जो है, उनको और ज़्यादा एम्पावर किया और ज़्यादा जो है एम्पावर करने का काम किया जा रहा है। उनको जो है वहाँ पर कई प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है और उनको जो है कई प्रकार के रिसोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि वो और ज़्यादा सशक्त हो सके। उनके स्किल डेवलपमेंट पे कार्य किया जाता है। उनको वोकेशनल स्टडीज़ जो है, ठीक है, वोकेशनल स्टडीज़ जो है उनको प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की बेहतर गुणवत्ता में भी जो है कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जैसा कि हमने देखा, कोऑपरेटिव्स जो हैं अपने मेंबर्स और जो पूरे जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनके इनकम को बढ़ाने में और बहुत ज़्यादा जो है मदद कर रहे हैं। अगर इनकम बढ़ेगी तो ज़ाहिर-सी बात है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जो है और ज़्यादा बेटर हो सकती है। अगर हम एग्ज़ाम्पल के लिए समझें, तो अगर लोगों की इनकम ज़्यादा होगी, तो वो अपने बच्चों पर जो है, वो बेटर एजुकेशन और जो है क्वालिटी एजुकेशन पे और ज़्यादा जो है वो खर्च कर सकते हैं। तो जिससे उनकी पूरी जो जीवन की गुणवत्ता है, उसको और ज़्यादा बेहतर करने में मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। ये जो है कोऑपरेटिव लेड इनिशिएटिव्स जो हैं, वो वुमेन को बहुत ज़्यादा जो है सशक्त कर रही हैं। 7,000 से ज़्यादा डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं, जो कि विमेन द्वारा जो है वो चलाई जा रही हैं। तो यहाँ पे वुमेन या फिर महिला सशक्तिकरण में भी बहुत ज़्यादा जो है वो मदद मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो ये जो कोऑपरेटिव जो हैं, वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर क्षेत्र में देखें, तो उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, जिससे कि जो फार्मर्स जो हैं, उनके प्रोडक्ट की डिमांड को मार्केट में और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ठीक है? उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको और ज़्यादा जो है कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जो है आजकल डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इससे क्या होता है, इससे फार्मर्स की इनकम जो है उसको बढ़ाने में भी और ज़्यादा मदद मिलती है, ठीक है? तो उस पूरे ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी उन्मूलन में भी जो है कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये जितने भी जो कोऑपरेटिव हैं, ये जितने भी उसके मेंबर्स हैं, वहाँ के लोग हैं, उनको क्रेडिट फैसिलिटी तक जोड़ता है। उनकी ट्रेनिंग पे उनको रिसोर्सेज उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कि वो लोग अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकें, या फिर जो है अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, जिससे कि हमें जो पॉवर्टी है उसको भी कम करने में बहुत ज़्यादा मदद जो है वो मिलती हैं। लेकिन कोऑपरेटिव्स के सामने आने वाली बहुत सारी जो है वो चुनौतियाँ भी हैं। तो क्या-क्या चैलेंजेस हैं? अब हम एक नज़र जो है उस पर डाल लेते हैं। तो जितने भी जो कोऑपरेटिव्स हैं, यहाँ पे पारदर्शिता की कमी होने के कारण जो है यहाँ के ऑपरेशंस और मैनेजमेंट में कई सारी समस्याएँ जो हैं वो देखी गई हैं। जिसके कारण जो है लीडर्स द्वारा जो है कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं कि लीडर्स द्वारा जो है उनकी पावर का जो है वो मिसयूज़ किया जा रहा है, और साथ-साथ जो है करप्शन के भी बहुत सारे इंस्टेंसेस जो हैं वो सामने आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा कमी है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप जो है कोऑपरेटिव्स में बहुत ज़्यादा होता है। जितने भी जो गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, वो कोऑपरेटिव के फंक्शन जो भी है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हस्तक्षेप करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, जिसके कारण उनकी एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ता है। पॉलिटिशियंस जो हैं, अक्सर देखा गया है कि जितने भी जो कोऑपरेटिव्स के जो इलेक्शंस होते हैं, उसमें उनका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होता है, जिससे कि जो है यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर का जो एजेंडा है, वो कहीं न कहीं जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। धन की कमी है, जो भी कोऑपरेटिव्स हैं, जिसके कारण और वो जितने भी जो कोऑपरेटिव्स हैं, उनके पास धन की कमी होती है। इनिशियल स्टेज पे जितने भी जो इसके मेंबर्स हैं, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस जो धनराशि जो इकट्ठा करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो लिमिटेड होती है। तो इनिशियल स्टेज पे एक्सक्यूज़ मी, इनिशियल स्टेज पे जितनी भी जो कोऑपरेटिव्स हैं, उनके पास जो है फंड्स की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी होती है, और अपने फंड्स के लिए ये अक्सर जो है वो सरकार पर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट डिपेंडेंट रहते हैं, जिसके और सरकार से तो जो है कभी-कभी जो है उनको फंड्स जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते, या फिर जो है कई बार देरी से उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण जो है उनकी पूरी सस्टेनेबिलिटी और जो इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है, उस पर कई सारे जो हैं प्रश्न उठते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, क्षेत्रीय वितरण जो है ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। तो यहाँ पर जो है अक्रॉस अगर हम पूरे इंडिया में देखें तो उसके 25% जितनी भी सहकारी समितियाँ जो हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो पूरा अगर हम देखें तो इंडिया जो है पूरी तरीके से जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ द्वारा जो है वो लाभ नहीं उठा पा रहा है। तो और अगर हम देखें 57% जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो सिर्फ 5 राज्यों तक ही जो है वो सीमित है, जिसमें कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है और कर्नाटका है। तो इनके जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे भी जो है बहुत ज़्यादा लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं प्रौद्योगिकी अपनाने की जो है कमी है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन नहीं है, टेक्नोलॉजी में जो है यहाँ पे जो इनके पास फंड्स की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए वो जो है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि उनके जो मार्केट में जो उनका पिछड़ेपन के जो है बहुत बड़ा जो है वो कारण बना हुआ है। अगर यहाँ पर अगर जो जितने भी जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कमिटीज़ जो हैं, पीएसीज़ जो हैं, और तो अगर उनको जो है कंप्यूटराइज़ किया कर दिया जाता है, अगर उनको डिजिटाइज़ कर दिया जाता है, तो ग्रास रूट लेवल पे जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनकी ट्रांसपेरेंसी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और उनकी एफिशिएंसी को भी और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन जो है ये एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन मैनेजमेंट, प्रबंधन में व्यावसायिकता की जो है कमी है। जितने भी जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी लीडर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जो है प्रोफ़ेशनली ट्रेन्ड नहीं होते हैं, ठीक है? प्रोफ़ेशनली वेल ट्रेन्ड नहीं होते, बहुत ज़्यादा क्वालिफ़ाइड और स्किल्ड नहीं होते, जिसकी वजह से पूरी जो कोऑपरेटिव है, उसकी एफ़िशिएंसी पे जो है कहीं न कहीं सवाल उठता है। कई बार जो है यहाँ पे कोऑपरेटिव के अंतर्गत जो है इंटरनल स्ट्राइक देखी गई है, मतलब कि आंतरिक मतभेद देखा गया है, जिससे कि जितने भी जो कोऑपरेटिव्स जो हैं उनकी एफिशिएंसी पर जो है सवाल उठता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉब्लम्स विद कोऑपरेटिव बैंक्स। जितने भी जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो इट्सेल्फ जो है उनके साथ बड़ी सारी समस्याएँ हैं। जैसे कि उनके पास खुद जो है बहुत ज़्यादा जो है कैपिटल नहीं होता और यहाँ पे जो है ये बहुत छोटे होते हैं कि जो है बहुत सारी पॉपुलेशन को जो है कैटर कर सकें। इसी के साथ-साथ हम देखते हैं कि ये जो सहकारी बैंक है, इनके जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं, वो भी जो है उनमें भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण उनके पास जो है फंड्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो यहाँ पर हम एक पूरा एक एग्ज़ाम्पल से अगर हम समझें, जो भी अभी तक हमने समझा है, ठीक है? तो हम फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव के द्वारा जो है इसे समझ सकते हैं। तो इफ़को है जिसको कि 1967 में जिसको कि यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया था और उसका उद्देश्य क्या था? उस उसने तो ये जो जितने भी जो फार्मर्स थे या फिर हम कह सकते हैं कि जो वहाँ के जो कोऑपरेटिव के लोग थे, उन्होंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि जो भी फार्मर्स हैं उनको अफोर्डेबल रेट पे सॉरी अफोर्डेबल रेट पे जो है इनपुट्स जो है वो नहीं प्रोवाइड हो पा रहे हैं, ठीक है? अफोर्डेबल रेट इनपुट्स की जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कमी थी। इसके बाद जो है टाइमली अवेलेबिलिटी, क्वालिटी जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो भी उन्हें समय पर जो है फार्मर्स को उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। तो इसी उद्देश्य से जो है इफ़को को 1967 में जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था। तो इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स थे रासायनिक उर्वरकों का जो है उत्पादन करना, किसानों को रासायनिक उर्वरकों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के बारे में शिक्षित करना, ठीक है? तो ये किसानों की शिक्षा पर भी इसने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। इसके साथ-साथ जो है आधुनिक खेती के लिए आवश्यक तकनीक को भारतीय किसानों तक पहुँचाना। तो लोगों को जो है जितने भी जो फार्मर्स हैं उनको असिस्ट किया जा रहा था ताकि वो जो है अपनी प्रोडक्टिविटी जो है फार्म प्रोडक्टिविटी जो है उसको और ज़्यादा बेहतर कर सकें, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इफ़को के द्वारा जो है इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है सक्सेस मिली थी। यहाँ पर जो है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और ज़्यादा जो है वो मजबूत किया गया था। इसी के साथ-साथ जो है यहाँ पे जब इस पूरी तरीके से सक्सेस हुआ तो इफ़को ने अपना जो काम करने का दायरा है उसको और ज़्यादा एक्सपैंड किया और कई सारी जो है नई पहल की जो है शुरुआत की। जैसे कि उसमें आता है माइक्रो फाइनेंस, जिससे कि ईज़िली क्रेडिट अवेलेबल हो पाए जो फार्मर्स को। इसके साथ-साथ उन्हें एग्री इंश्योरेंस पर भी जो है वो काम किया। फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण पे काम किया ताकि जितनी भी जो फार्म प्रोड्यूस जो वेस्ट हो जाते हैं,
उसको जो है जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पर उसको जो है प्रोसेस किया जा सके और एक नया प्रोडक्ट जो है वो बनाया जा सके, जिससे कि जो ओवरऑल जो फार्म के का जो वेस्टेज होता है, एग्रीकल्चर वेस्टेज जो है उसको कम किया जा सकता है। स्किल डेवलपमेंट पे, लोगों के स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम किया। ठीक है, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फार्मर्स को जो है उन तक मार्केट की इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई, उनको जो है और ज़्यादा शिक्षित किया ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है वो ले सकें। इसके बाद हम देखते हैं भंडारण सह सामुदायिक केंद्र का जो है विकास किया गया। इफ़को द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए एक गांव को जो है गोद लिया गया। ठीक है, तो उसमें क्या करते थे ये लोग, विलेज को अडॉप्ट करते थे और उसको पूरी तरीके से जो है डेवलप करने का काम करते थे। इसी के साथ-साथ अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने के लिए धन का विस्तार किया। ठीक है, वहाँ पे जो है फंड्स दिए गए ताकि जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है घर भी बनाया जा सके। इसके साथ-साथ गाँव के खेत वानिकी का विकास करना। तो ये बहुत सारे जो हैं उनके कई प्रकार से उन्होंने अपना काम करने का दायरा बढ़ाया, जिससे कि पूरे रूरल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा जो है वो मदद मिली। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या-क्या गवर्नमेंट मेजर्स हैं, सरकारी उपाय कौन-कौन से किए गए हैं ताकि जितने भी जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको और ज़्यादा जो है वो मजबूत किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। तो जो जितनी भी जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उनको जो है उनको जो है कंप्यूटरीकरण जो है वो किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 63,000 जो पीएससीज़ हैं, उनको नाबार्ड के साथ जो है वो जोड़ा जा रहा है, एक सॉफ्टवेयर के द्वारा, ताकि इनकी एफिशिएंसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो है वो सुधार हो सके। इसके बाद हम देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों का विस्तार किया जा रहा है। तो अगले 5 साल में, ठीक है, नेक्स्ट 5 इयर्स में जो है 2 लाख नए जो हैं मल्टीपर्पज़ पीएससीज़ और डेयरी और जो फिशिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनकी स्थापना करने का इसमें लक्ष्य जो है वो रखा गया है, ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। अलग-अलग क्षेत्रों में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को है एस्टैब्लिश किया जा सके, कि अलग-अलग क्षेत्र का जो है आधुनिकीकरण जो है वो किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं वित्तीय सहायता योजना, ठीक है? तो यहाँ पर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ द्वारा जो है यहाँ उनको जो है बहुत सारी वित्तीय सहायता दी जा रही है। जैसे कि अगर हम पहली बात करें तो स्वयं शक्ति योजना। स्वयं शक्ति योजना के अंतर्गत जितनी भी जो विमेन है और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, या फिर हम कह सकते हैं महिला विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, महिला स्वयं स्वय सहायता समूह जो हैं, उनको ये सपोर्ट करती है। नंदिनी सहकार योजना जो है ये विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को जो है यहाँ पे सपोर्ट करती है। और ये जो युवा सहकार योजना जो है ये नवाचार सहकारी उद्यमों को बढ़ावा देती है। जितने भी जो इनोवेटिव कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज जो है उनको और ज़्यादा जो है वो बढ़ावा देती है। इसके लिए इनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं डिसेंट्रलाइज ग्रेन स्टोरेज प्रोग्राम है, विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण कार्यक्रम है। तो ये जो है विश्व का सबसे बड़ा विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण कार्यक्रम है, जिसके द्वारा जो है खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है और जो है सहकारी क्षेत्र के नेतृत्व आने वाले अनाज भंडारण को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंकों को जो है और ज़्यादा मजबूत बनाया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों को जो है कि जो है फाइनेंशियल पहुंच को बढ़ाने के लिए और उनका विस्तार करने के लिए जो है कई प्रकार के जो है उपाय किए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर एक हम देखते हैं मल्टी स्टेट, ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ठीक है। इस 2002 का जो है इसमें अमेंडमेंट किया गया था, जिसका कि उद्देश्य सहकारी समितियों में प्रशासन और पारदर्शिता में सुधार करना। ठीक है, तो ये कई प्रकार से जो है सरकारी उपाय किए गए हैं, जिससे कि यहाँ पे जितनी भी जो सहकारी समितियां हैं उनमें जो है उनको और अधिक जो है कुशल बनाया जा सके, एफिशिएंट बनाया जा सके, उनमें और ज़्यादा जो है ट्रांसपेरेंसी लेकर के आया जा सके और आर्थिक रूप से जो है उनको और ज़्यादा जो है वो मजबूत किया जा सके।
तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है पेपर नंबर 3 से और क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द निसार मिशन। निसार मिशन के महत्व पर एक नोट लिखे। तो निसार मिशन के बारे में अगर हम समझे तो निसार का अगर हम फुल फॉर्म समझे तो वो है नासा इज अ सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक संयुक्त रूप से विकसित जो है एक सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसको कि नासा और इसरो ने जो है यहाँ पे विकसित किया है। तो ये 3 साल का मिशन है और इसके अंतर्गत जो है जो सैटेलाइट जो है वो हर 12वें दिन पे पूरे अर्थ सरफेस को जो है वो मैप करने में सक्षम है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि निसार उपग्रह जो है पृथ्वी की भूमि और जितनी भी जो बर्फ बर्फ से ढकी हुई जो सतह है उनको 12 दिनों की नियमितता के साथ जो है उसका निरीक्षण करेगा। तो यहाँ पर ये इतना पावरफुल है कि अगर हमारे जो ग्रह की जो अर्थ की सतह पर अगर 1 सेंटीमीटर से कम का भी अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो ये उसे भी मापने में जो है वो सक्षम है। तो इसके लिए ये जो है जो हमारे जो प्लैनेट पे जितने भी जो डायनामिक प्रोसेस है उसको स्टडी करने में सक्षम है। ये जितने भी जो अर्थ सरफेस पे जितने भी जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको जो है मॉनिटर करने में सक्षम है। जैसे कि ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है, वेजिटेशन फॉरेस्ट कवर में चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, ये सभी इंफॉर्मेशन जो है ये सैटेलाइट हमें देने में सक्षम है। तो यहाँ पर हम इसके बेनिफिट्स को अगर हम समझे तो सबसे पहले हम कह सकते हैं प्रिपेयर्डनेस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन के लिए तैयारी में जो है हमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो जब भी नेचुरल डिजास्टर्स जो भी होते हैं वो जो है उसके आने के पहले कई प्रकार के जो है वहाँ पे लैंड डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये जैसा कि हमने बात की कि ये अगर कोई भी 1 सेंटीमीटर से कम का भी लैंड में चेंज हो रहा है, लैंड डिफॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ये नापने में जो है सक्षम है। तो जो भी लैंड डिफॉर्म हो रहा है किसी भी आपदा के आने के पहले उसको ये मॉनिटर करके हमें अर्ली वार्निंग जो है वो साइंस दे देगा, जिससे कि हम अपनी आपदा प्रबंधन की तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि लैंडस्लाइड्स है, वॉल्केनिक एक्टिविटी है, और अर्थक्वेक है, इसके आने के पहले हमारे लैंड में जो है वो कुछ हलचल होती है और ये जो सैटेलाइट है ये उसको मॉनिटर करने में सक्षम है। तो हम वॉल्केनिक इवेंट्स के बारे में जो है अर्थक्वेक एक्टिविटीज, लैंडस्लाइड के बारे में जो है वो पहले से ही पता कर सकते हैं। ड्रॉट है, फ्लड्स है, उनके बारे में पता कर सकते हैं और उसके लिए अपनी तैयारी को और ज़्यादा उससे निपटने के लिए अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कृषि क्षेत्र के लिए भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। तो ये जो सैटेलाइट है ये हमें क्रॉप ग्रोथ के बारे में जो है वो बताती है। थोड़ा सा भी चेंज होगा तो ये मॉनिटर करके हमें बता देगी। वहाँ के सॉइल मॉइस्चर के बारे में जो है हमें बताती है। इसके साथ-साथ जो है लैंड यूज़ चेंज हो रहा है उसके बारे में, वहाँ की वाटर रिसोर्स के बारे में जो है बताएगा। तो जिससे कि जो है हमारी एग्रीकल्चर मैनेजमेंट और फूड सिक्योरिटी के लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन की निगरानी करता है, तो क्लाइमेट चेंज के बारे में बताएगा। ये ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है, कार्बन स्टोरेज के लिए जो भी जितने भी चेंज हो रहे हैं, वेटलैंड में, फॉरेस्ट कवर में जो भी बदलाव हो रहे हैं ये उसको मॉनिटर करके हमें बताएगा, जिससे कि जो है हमें क्लाइमेट चेंज से निपटने में और ज़्यादा जो है मदद मिलेगी। जैव विविधता संरक्षण में भी मदद मिलेगी। यहाँ पे जो है ये फॉरेस्ट कवर, वेटलैंड चेंज के और इकोसिस्टम के बारे में जो है किसी स्थान के बारे में बताएगा, जो कि हमें बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में और ज़्यादा मदद मिलेगी। बुनियादी ढांचे का जो है विकास कहाँ पर करना है, इसमें भी जो है हमें बहुत ही ज़्यादा ये हमें जो है इंफॉर्मेशन देगा। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ये हमें एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देगा किसी भी सरफेस के डिफॉर्मेशन के बारे में। तो कहीं पे अगर किसी भी प्रकार का सरफेस का डिफॉर्म हो रहा है तो हम पहले से सतर्क हो जाएंगे वहाँ पर किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने देखा है उत्तराखंड में डैम्स डेवलप किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है वहाँ के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा खतरा हो सकता है, तो वो डैम बिल्डिंग के लिए कौन-सी जगह सही है, कौन-सी जगह सही नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मदद हमें करेगा। ठीक है? हमें एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में बहुत ही ज़्यादा जो है वो मदद मिलेगी। स्मार्ट सिटी के लिए बहुत सारे जो है स्मार्ट प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। ठीक है? तो ये हमारे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उसकी रिसिलियंस के बारे में जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। खनन और भूविज्ञान के लिए भी के क्षेत्र में भी ये जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वहाँ की जो है किसी भी जगह की लैंड स्टेबिलिटी के बारे में जो है हमें बताएगा और वहाँ के जो है कौन-कौन से मिनरल एक्सप्लोरेशन के बारे में भी हमें जानकारी जो है इससे मिलेगी, जिससे कि हम लोग एक सस्टेनेबल जो है माइनिंग प्रैक्टिसेस को जो है अपना सकते हैं। तो ये जो पूरा जो अगर हम कहें कि ये जो निसार मिशन जो है ये हमारे नेचुरल रिसोर्स के बेहतर प्रबंधन में जो है बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इससे जो है हम अपने क्लाइमेट चेंज के बारे में जो है वो पता कर सकते हैं। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि ये जो मिशन है ये पृथ्वी की जो ग्लेशियर्स जो हैं और ये जो उनके भूमि है, वनस्पति के बारे में जो है जानकारी प्रदान करेगा, जिससे हमें यहाँ पे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं, क्लाइमेट चेंज है, राइजिंग इन सी लेवल है, उसमें जो है बेहतर ढंग से उसे हमें समझने में मदद मिलेगी इस पूरे मिशन के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है पेपर नंबर 4 का क्वेश्चन है Educational institutions play a crucial role in shaping individuals' values. Critically analyze. Values जो हैं, values क्या होती हैं? Values ऐसे नैतिक सिद्धांत हैं जो हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। तो जैसे हमारी values होंगी, जिसे हम सही समझते हैं, उसी जिसे हम गलत समझते हैं, वही हमारे जो है actions को, हमारे behavior को जो है वो गाइड करता है। हमारे नैतिक सिद्धांत, हमारे जो है values क्या है, हमारे सिद्धांत ही जो है हमारे जो है actions को गाइड करते हैं। तो अगर हम जो भी एक जो बच्चा होता है वो फैमिली के साथ अपनी एक फैमिली के साथ सबसे ज़्यादा वक़्त जो है बचपन में जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर शैक्षणिक संस्थान में जो है वो व्यतीत करता है, स्पेंड करता है। तो जो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये बहुत सारे जो है बच्चों के विकास में मदद करते हैं और उनके अंदर जो है कई प्रकार से जो है मूल्य का जो है इनकलकेट करते हैं, जैसे कि उनके अंदर ईमानदारी है, करुणा जैसे कई मूल्य जो हैं वो विकास उसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होता है। ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर जो है श्री प्रकाशन समिति की, जो कि 1959 में जिसका गठन किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि छात्रों को उनके शैक्षिक जीवन के शुरुआती चरणों में ही सच्चे नैतिक मूल्य सिखाने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। अगर हम इन्हें खो देते हैं तो हम एक आत्मा-विहीन राष्ट्र बन जाएँगे। तो उन्होंने ये ब इस यहाँ पे ये इससे मालूम होता है कि किस प्रकार से जो है बच्चों में जो है जो नैतिक मूल्य को अर्ली लाइफ में ही जो है वो डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जो है इसका एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस द्वारा जो है वो निभाई जाती हैं। अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो इसने भी जो है एथिकल और मोरल ग्रोथ पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया था। तो आखिर क्या रोल है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का? ठीक है? बच्चों में जो है नैतिक मूल्य उनको डेवलप करने के लिए, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम समझेंगे तो वो है इम्पार्टिंग वैल्यूज थ्रू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्येतर गतिविधियों के माध्यम से मूल्यों को जो है प्रदान करना। तो इस जब एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको जो है कई सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व होता है, जैसे कि कई प्रकार से वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, एनुअल फंक्शन होते हैं तो वो प्ले, सॉन्ग, डांस जो भी है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्टिसिपेट करता है। इसके साथ-साथ जो है क्लासरूम बेस्ड भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें कि बच्चा जो है जिसका कि बच्चा जो है हिस्सा बनता है। तो इन सभी जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इससे बच्चे के अंदर जो है वो एक टीम वर्क की वैल्यूज़ जो है उसको इनकलकेट किया जा सकता है। उनके अंदर जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो इनकलकेट की जा सकती हैं। उन्हें जो है उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से बताया जा सकता है कि कंसिस्टेंसी, परसिवियरेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं एल्ट्रुइज़्म है, फिलैंथ्रोपी जो है इसको भी जो है इसके लिए भी जो है बच्चों को प्रेरित किया जाता है।
बच्चों में दूसरों की मदद करने के लिए जो है उनको ऐसी भी वैल्यूज़ जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस द्वारा जो है वो इनकलकेट की जाती हैं। उनको जो है कम्युनिटी सर्विस इनिशिएटिव्स का हिस्सा बनाया जाता है, जिससे कि उनमें कई प्रकार के जो है नैतिक सिद्धांतों को, नैतिक मूल्यों का जो है विकास किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है जैसे कि एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, नेशनल सर्विस स्कीम जो है, इसका बच्चों को हिस्सा बनाया जाता है। मुझे जैसे कि हमारे स्कूल में भी था कि जो है एनएसएस के लिए, एनएसएस जो भी लोग बच्चे ऑप्ट करते थे तो उनको अपने वीक का जो भी हर हफ्ते जो है उसके कुछ घंटे जो है वो इस नेशनल सर्विस स्कीम के अंतर्गत जो है उन्हें देना पड़ता था। तो इसके अंतर्गत जो है कहीं कभी हमें वृद्धाश्रम, ऑर्फनेज, कैंसर इंस्टीट्यूट, अलग अलग जगह जो है वो जाना पड़ता था और अपनी सर्विसेज जो है वो प्रदान करनी होती थी। तो इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे जो बच्चा होता है जब इस प्रकार की कम्युनिटी सर्विस देता है तो उसके अंतर्गत जो है कंपैशन, एम्पैथी जैसी जो है वैल्यूज़ को डेवलप किया जा सकता है। उनके अंदर जो है एक सोसाइटल नीड्स क्या है, वो उनको पता चलती है और उसके प्रति जो है वो और ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनके अंदर जो है करुणा को जो वैल्यूज़ है उसको डेवलप किया जाता है। तो उनको जब वो इन सब सिचुएशंस में होते हैं तो वो समझते हैं, एक इमोशनल सिचुएशन होती है जब ऑर्फनेज जाओ या फिर ओल्ड एज होम जाओ तो बड़ी ही इमोशनल सिचुएशन होती है, तो उस प्रकार से किस तरीके से डील करता है, ये बच्चों के ईक्यू को भी प्रभावित करता है। उनको जो है और ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट बनाता है, जो कि आगे चल के उनके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आता है। इसके बाद हम देखते हैं डेवलपिंग लीडरशिप रोल्स। ठीक है, तो बच्चों में जो है अलग-अलग उनको लीडरशिप रोल्स दिए जाते हैं। जैसे कि उनको प्रीफेक्ट बनाया जाता है, क्लास मॉनिटर होता है, हेड गर्ल है, हेड बॉय है। तो कई प्रकार के जो है पोर्टफोलियोज़ उनको दिए जाते हैं और इन पोर्टफोलियोज़ को निभाने के लिए उनको कई प्रकार की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो इनकलकेट किया जाता है कि उनका उनके रोल के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं उसको भी जो है इनकलकेट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जब आप लीडरशिप रोल होते में होते हो, ठीक है, तो आपको कई प्रकार के जो है डिसीजंस लेने होते हैं। तो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है उसको प्रभावित होता है। उनकी क्रिएटिव थिंकिंग उसमें जो है वो डेवलप की जा सकती है। ठीक है, टीचर्स जो है उनको बच्चे जो है उसको टीचर्स को जो है रोल मॉडल के रूप में जो है वो देखते हैं। तो अगर टीचर्स का बिहेवियर एथिकल होगा तो बच्चे भी वही चीज़ ऑब्जर्व करेंगे और वही चीज़ जो है वो सीखते हैं। उनके टीचर्स के एक्शंस कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा है बच्चों के प्रति, उनका जो है इंटरैक्शन कैसा है, इन सभी से जो है बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्लासरूम लर्निंग। क्लासरूम लर्निंग भी जो है वैल्यूज़ इनकलकेट करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। जैसे कि हमारा जो अगर सिलेबस जो है उसमें अगर हमें मॉरल साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है तो बच्चों जो है वो बहुत सारे जो है नैतिक मूल्य जो है वो सीखते हैं थ्योरी के रूप में, जिसको कि आगे चल के वो प्रैक्टिकली जो है अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सोशल हार्मनी को जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। जो भी जो एक स्कूल होता है वो उससे जो है कई बैकग्राउंड से जो है बच्चे आके वहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पे जो है डाइवर्स पॉपुलेशन आ रही है जिनके कि डाइवर्स व्यूज़ हैं। तो जो डाइवर्स व्यूज़ होते हैं जब वो सब एक साथ होते हैं तो बच्चे जो हैं वो दूसरों के व्यूज़ के लिए जो है वो उनको रिस्पेक्ट करना सीखते हैं और ज़्यादा वो जो है वो ओपन होते हैं दूसरे के व्यूज़ के लिए। कई प्रकार के फेस्टिवल्स हैं, डिफरेंट कस्टम्स हैं, वो सभी जो है स्कूल में सेलिब्रेट किए जाते हैं। दिवाली सेलिब्रेशन, होली सेलिब्रेशन, ईद सेलिब्रेशन, क्रिसमस सेलिब्रेशन, जिससे कि बच्चों के अंदर जो है रिलीजियस टॉलरेंस के मूल्य का जो है विकास किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं शेपिंग गुड बिहेवियर। अच्छे व्यवहार को आकार दिया जाता है। जितने भी जो अच्छे एथिकल बिहेवियर होते हैं उनको जो है रिवॉर्ड दिया जाता है और जो अनएथिकल बिहेवियर होता है उनके लिए उन्हें पनिश भी किया जाता है। तो इससे भी जो है बच्चे जो हैं अपने गुड बिहेवियर को जो है और ज़्यादा जो है वो बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एनकरेजिंग एप्रोप्रिएट बिहेवियर। स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है एप्रोप्रिएट बिहेवियर को और ज़्यादा जो है वो प्रोत्साहित किया जाता
जाता है। जैसे कि स्कूल्स में नियम होते हैं, कानून होते हैं, ठीक है? तो उसको बच्चा जो है वो वहाँ पे अध्ययन करता है, उसका पालन करता है और आगे चल के वो जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज़ का भी जो है वो पालन करता है। उन्हें जो है जो स्कूल में जो है पंक्चुअलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो बच्चों को जो है बताया जाता है कि उन्हें पंक्चुअल होना है, एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया जाता है। जैसे कि वहाँ पे एनवायरनमेंट डे, ग्रीन डे जो है अर्थ डे जो है मनाया जाता है, जिससे कि बच्चों के प्रति जो है एनवायरमेंटल के प्रति भी जो है उनको जो है जागरूक किया जा सके। तो ये कई प्रकार के मूल्य जो हैं वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस द्वारा जो है बच्चों में जो है इनकलकेट किए जाते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे धार्मिक संस्थाएँ होती हैं, तो वो जो है वो अपने एक पर्टिकुलर कल्चर को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ावा देते हैं। उस उनके बारे में पर्टिकुलर रिलीजन जो है उनके बारे में जो पूरे जो करिकुलम है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करता है, जिससे कि जो है वहाँ पर जो कि हमारे जो कंट्री का जो सेक्युलर नेचर जो है वो उसके अगेंस्ट है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है उनके एक सिंगुलर वैल्यू जो है उसमें उनको उसके बारे में बताया जाता है, किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में ज़्यादा बताया जाता है। मेनली जो माइनॉरिटी स्कूल्स होते हैं, मिशनरी स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर जो है एक डोमिनेंट कल्चर के बारे में बताया जाता है, जो कि हमारे सेक्युलर कंट्री के लिए जो है वो सेक्युलर कंट्री के जो वैल्यूज़ हैं उससे जो है अगेंस्ट होता है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एकेडमिक कंटेंट, शैक्षणिक विषय वस्तु का राजनीतिकरण। तो पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है कि एकेडमिक कंटेंट को लेके भी बहुत ज़्यादा जो है वो राजनीति हो रही है। तो सिलेबस में, करिकुलम में बहुत सारे जो है फेर-बदल किए गए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स को जो है रिमूव किया गया है। जैसे कि मुगल एम्पायर है, गांधी रेफरेंस है, गुजरात राइट्स जो है, इन सभी को जो है सिलेबस से हटाया गया है। इसी के साथ-साथ अगर हम देखें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं, जो कि हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके भी जो रेफ़रेंस था किताबों में, एनसीईआरटी किताबों में, उसको भी कहीं न कहीं उसमें भी बहुत ज़्यादा फेर-बदल किया गया है। तो ये जो राजनीतिकरण है, तो इससे जो है बच्चों को जो है उनके जो दिमाग पे जो है वो बहुत बुरा असर देखने को हमें मिलता है। इसके बाद हम रोल मॉडल्स देखते हैं, जो जैसे कि हमने बात की कि टीचर को रोल मॉडल्स के रूप में देखते हैं। लेकिन बहुत सारे टीचर्स जो ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा बायस्ड होते हैं, कि उस बच्चे का बहुत ज़्यादा फ़ेवर करते हैं। तो बायसनेस, फ़ेवरेटिज़्म जो है ये बच्चों पर जो है बुरा असर डालते हैं। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं कमर्शियलाइज़ेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है। जो आजकल जो शैक्षिक संस्थाएँ ने जो हैं वो प्रॉफ़िट ओरिएंटेड हो गई हैं, प्रॉफ़िट के लिए काम करती हैं। जो ह जहाँ पर कि जो है अक्सर जो है वैल्यू एजुकेशन को जो है इग्नोर किया जाता है, क्वालिटी एजुकेशन को जो है कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो एक्सेसिबिलिटी है बच्चों की, अफ़ोर्डेबिलिटी है, कहीं न कहीं वो बच्चों की नहीं हो पाती है, तो उसके कारण जो है उनको एक वैल्यू एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन जो है बच्चों को नहीं मिल पा रही है। इसके बाद हम देखते हैं परस्पर विरोधी मूल्य जो है, कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ जो हैं, वो होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देख सकते हैं कि स्कूल में तो हमें जो है कुछ कुछ और वैल्यूज़ बताई जा रही हैं, लेकिन हमारे जो घर पे जो वैल्यूज़ हैं, उसमें कहीं भी जो है वो मैच नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो स्कूल में जो है हमें सेक्युलरिज़्म के बारे में बताया जा रहा है, कि कई जगह से बच्चे आ रहे हैं, सब एक साथ बैठे हैं, वहाँ पे खाना खा रहे हैं, ठीक है? तो उनमें जो है एक सेक्युलरिज़्म की जो है भावना को जो है इनकलकेट किया जा रहा है। लेकिन जब वो घर जाते हैं तो उनके पेरेंट्स जो हैं, अपने रिलीजन को और ज़्यादा जो है वो उसके बारे में बताते हैं। तो ये कहीं न कहीं बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग हो जाता है कि सही वैल्यू क्या है, उसको समझना। इसके बाद हम देखते हैं एकेडमिक सेंट्रिक अप्रोच है, शैक्षणिक केंद्रित दृष्टिकोण है, जिसमें कि आज जो है यहाँ पर अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाएँ, तो वहाँ पे ग्रेड्स और नंबर्स पर जो है ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। तो ठीक है? तो यहाँ पर जो है बहुत एकेडमिक ग्रेड्स क्या है, टेस्ट का स्कोर क्या है, इन सब पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है, और जो एथिकल वैल्यूज़ जो हैं, जैसे कि काइंडनेस, एम्पैथी, कंपैशन, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, इनको कहीं न कहीं जो है ये बैक सीट ले लेती हैं ये वैल्यूज़, ठीक है? तो इसके बाद अगर हम कॉन्क्लूज़न में बात करें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है जो है बच्चों में नैतिक विकास की जो है एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं,
और वैल्यू एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों के मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के लिए, ठीक है। तो वैल्यू एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि बच्चे का विकास जो है वो होलिस्टिक तरीके से किया जा सके और उनकी पर्सनालिटी को जो है और ज़्यादा निखारा जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हाँ, यहाँ पर उनके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए उनमें वैल्यू एजुकेशन देना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है पेपर नंबर 5 से, और क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश इज ऑफन कॉल्ड द क्रैडल ऑफ बुद्धिज्म, डिस्कस। उत्तर प्रदेश को अक्सर बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, इस पर चर्चा करें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, वो भी अगर हम उसमें भी बात करें तो पर्टिकुलरली ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और साथ में बिहार जो है, इसे अर्ली बुद्धिज्म का जो है वो हब कहा जाता है, और यहीं से जो है बुद्धिज्म का जो है बुद्धिज्म को जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जो है यहाँ से स्प्रेड किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो है उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका है, तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जो है जो फेमस साइट्स हैं बुद्धिज़्म से जुड़ी हुई, जो कि बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है सारनाथ की, ठीक है। अगर हम सारनाथ देखें तो जब गौतम बुद्ध को जो एनलाइटनमेंट जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसके बाद गौतम बुद्ध जो थे वो सारनाथ में आए थे, ठीक है। सारनाथ आए थे और उन्होंने वहाँ पे अपना पहला सरमन जो है, ठीक है, पहला जो सरमन जो है वहाँ पे उन्होंने सारनाथ में ही दिया था अपने 5 डिसाइपल्स को, जिसको कि धर्म चक्र परिवर्तन का भी जो है नाम दिया गया है। सारनाथ जो है ये वाराणसी के समीप जो है स्थित है, और यहाँ पे जो है बुद्धिस्ट संघ का, ठीक है, बुद्धिस्ट संघ को जो है एस्टैब्लिश किया गया था, जहाँ पे कि बुद्धा ने बहुत ही ज़्यादा जो है अपनी टीचिंग्स का जो है प्रसार प्रसार किया था। इसके बाद अगर हम बात करें कुशीनगर की, ठीक है, तो कुशीनगर वो जगह है जहाँ पर कि बुद्धा को महापरिनिर्वाण जो है वो प्राप्त हुआ था, जहाँ पर कि उनकी डेथ हुई थी। तो यहाँ पर जो है निर्वाणा स्तूप जो है उसका निर्माण किया गया है, जो कि अगेन जो है बुद्धिस्ट के नज़रिए से जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइट है। इसके बाद हम देखते हैं श्रावस्ती, जो कि कौशाला जो महाजनपद था उसकी पहले जो है वो उसकी राजधानी रही है। तो यहाँ पर बुद्धा ने जो है अपने जो बहुत ही लाइफ का जो है एक बड़ा हिस्सा जो है यहाँ पर स्पेंड किया था, और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के 24 मॉनसून सीजन जो है वो यहीं पर जो है वो बिताए थे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पर रहकर लोगों को जो है बुद्धिज़्म के बारे में, अपनी टीचिंग्स के बारे में जो है वहाँ पे उन लोगों को जो है वो ज्ञान दिया था। तो ये जो है जो श्रावस्ती जो है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बुद्धिज़्म का जो पूरा जो लर्निंग है सेंटर के रूप में जो है इसको देखा जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कौशाम्बी की बात करें, तो कौशाम्बी जो है ये एक बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर का एक प्रारंभिक केंद्र के रूप में इसको देखा जा सकता है, ठीक है। तो बुद्धा जो है अपने एनलाइटनमेंट के बाद जो छठे और 9वें साल में जो है उन्होंने कौशाम्बी में जो है विजिट किया था, और यहाँ पर उन्होंने जो है अपनी टीचिंग्स को बहुत ही ज़्यादा जो है लोगों को बताया था, ठीक है। यहाँ पे मेडिटेशंस को उन्होंने महत्व बताया था। तो यहाँ पर कई प्रकार के स्तूप और मोनास्ट्रीज जो है निर्माण किया गया है, जो कि बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स है उनको उनके प्रसार के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं सनकसिया। सनकसिया जो है मॉडर्न डे फर्रुखाबाद का हिस्सा है, और ये जो है यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि जो बुद्धा जो है वो ये वो स्थल है जहाँ पे कि ऐसा माना जाता है कि बुद्धा ने जो है स्वर्ग से अवतरण किया था। अब जब उन्होंने अपनी माता को उपदेश दिया था, उसके बाद जो है उन्होंने स्वर्ग से जो है अवतरण किया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रिलीजियस साइट्स हैं जहाँ से कि बुद्धिज्म के बारे में हमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो पता चलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अशोका का भी बहुत बड़ा रोल है बुद्धिज्म को जो है प्रचार में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अशोका ने जो है अशोकन पिलर का जो है यहाँ पे निर्माण कराया था, और अशोका पिलर पे जो है बुद्धा की टीचिंग के बारे में जो है हमें कई तरीके से जो है कई तरीके से हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि उन्होंने अशोका पिलर में जो है जब
जो नॉन वायलेंस, एथिकल लिविंग, धर्म के बारे में जो है यहाँ पर उसमें इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो दी गई हैं। अशोका जो है वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होने के बाद उन्होंने बहुत सारे जो है इंस्क्रिप्शन, स्तूप्स और पिलर्स का जो है निर्माण कराया था। उसमें एक था अशोका पिलर, ठीक है? तो यहाँ पर उन्होंने जो है नॉन वायलेंस के बारे में, जो कि बुद्धिज़्म जो है जिस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है, एथिकल लिविंग के बारे में बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। तो ये सारी बुद्धिस्ट टीचिंग्स जो हैं वो अशोका पिलर पे जो है इंस्क्राइब की गई हैं। इसके साथ-साथ जो है यहाँ पे अगर हम अशोका के देखें तो उन्होंने मोनास्ट्री का भी जो है वो निर्माण किया था, मठों की स्थापना की थी सारनाथ और कुशीनगर में, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो मोनास्ट्रीज़ थी, यहाँ पर जो है बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में लोगों को बताया गया था। बुद्धा के बारे में जो है इनकी इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं। इसके बाद अगर हम अदर फैक्टर्स देखें तो स्तूपा का निर्माण किया गया था, ठीक है? तो स्तूप का जो बुद्धिज़्म में स्तूप का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। एक तो यहाँ पे अगर हम स्तूप का देखें तो ये जो बुद्धा थे उनके अवशेषों को सुरक्षित रखने और उनके लाइफ के इम्पोर्टेंट जितने भी जो इवेंट्स हैं, उनको याद करने के लिए जो है स्तूप का निर्माण किया जाता था। और यहाँ पे जो है बुद्धिस्ट टीचिंग्स और प्रिंसिपल्स को जो है प्रदर्शित करने के लिए जो है वो बनाया गया था। तो इसकी वॉल्स पे जो है बहुत सारी जो है बुद्धिस्ट टीचिंग्स के बारे में जो है हमें उससे भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये जो स्तूप हैं, ये मेडिटेशन सेंटर के रूप में भी इन्हें देखा जाता है। ये एक रिलीजियस एक्टिविटीज़ के हम देखते हैं दृष्टि से जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ से कि बुद्धिज़्म का बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रचार किया गया था। तो अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो कई स्तूप जो हैं का निर्माण हुआ है, जैसे कि धामेक स्तूप है, जहाँ पर कि उसको चिन्हित किया गया है, जहाँ पर कि बुद्धा ने अपना पहला सरमन जो है वो दिया था। इसके बाद हम देखते हैं रामाभात स्तूप है, जो कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जो है जिसका निर्माण कराया गया है, जहाँ पर कि बुद्धा की जो बॉडी जो है उसको क्रीमेट किया गया था। तो जहाँ पर कि बुद्धा को जो है महापरिनिर्वाण जो है वो प्राप्त हुआ था, ठीक है? तो ये बहुत ही ज़्यादा स्तूपस जो हैं वो भी अ, वो भी जो है बुद्धा के बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में पता करने के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं टूरिज़्म को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है? तो अगर हम देखें तो यहाँ पर तो ये सभी जो साइट्स हैं यहाँ पर जो है टूरिस्ट को बहुत ही ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट करने में मदद की मिली है। तो ये केवल ऑल ओवर इंडिया से नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी जो है कई टूरिस्ट जो हैं यहाँ पर आके विज़िट करते हैं। जैसे कि श्रीलंका हो गया, चाइना है, तिब्बत है, जापान है, वहाँ से जो है टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है बुद्धा के बारे में जो है वो पढ़ते हैं, वो जानते हैं। इससे वो जो है इनके आइडियाज़ जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं, जिससे कि बुद्धिज़्म को जो है और ज़्यादा स्प्रेड करने में जो है वो मदद मिलती है। इसी के साथ-साथ अगर आप देखें तो जो यहाँ पर जो यहाँ पे जो मठों की स्थापना की गई है, इनको ये जो है ये सेंटर ऑफ लर्निंग भी होते हैं, जो कई जगह से, ठीक है, कई जगह से लोग आके मठ में रहकर जो है वहाँ पे बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ते हैं और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वो जो है दूसरे रीजन में जो है बुद्धिज़्म का जो है प्रचार करते हैं। तो ये जो मठ है, मोनास्ट्रीज़ जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बुद्धिज़्म के फैलाने में। इसके बाद हम देखते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, कला और वास्तुकला भी ने भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाया है। अगर हम बात करें मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की, ठीक है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उन्होंने बुद्धा के बहुत ज़्यादा जो है मूर्तियाँ बनाई थी। तो यहाँ पर बुद्धा को एक ह्यूमन फॉर्म के रूप में जो है वो दिखाया गया है। जिससे कि वो जो लोग जो हैं उससे और ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, जिससे कि बुद्धिज़्म टीचिंग्स को और ज़्यादा जो है पॉपुलराइज़ करने में जो बुद्धिज़्म आइडियाज़ हैं उनको और ज़्यादा पॉपुलराइज़ करने में जो है वो मदद मिली है। तो क्योंकि ये जो है अगर उन्हें ह्यूमन फॉर्म में दिखाया गया है तो मासेस जो हैं, जो पीपल जो हैं, जो लोग जो हैं वो और ज़्यादा जो है वो रेज़ोनेट कर पाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बुद्धिज़्म जो है बुद्धिज़्म
जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश से ही जो है उसका ओरिजिन हुआ है। यहाँ पे कई सारे इम्पोर्टेंट साइट्स जो हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं और साथ ही बुद्धिज़्म के जो रिवाइवल है, उसमें भी जो है उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हाथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन किया जा रहा है कुशीनगर और सारनाथ में और नई-नई डिस्कवरीज़ के साथ जो है बुद्धिज़्म में और ज़्यादा लोगों के बारे में बुद्धिज़्म के बारे में लोगों को पता चल रहा है, उन लोग का और ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है। इसी के साथ-साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर जो है बुद्धिस्ट सर्किट का जो है वो निर्माण किया जा रहा है। ताकि जो है लोग दूसरे जगह से आके जो है बुद्धिज़्म के बारे में जानें। तो यहाँ पे जो ये उत्तर प्रदेश है ये बुद्धिज़्म के लिए जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है। यहाँ पर उसके कल्चर को दिखाया गया है, उसके आर्किटेक्चर के बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बताया गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 6 और क्वेश्चन है हाइलाइट द मेजर बेनिफिट्स ऑफ द बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रमुख लाभों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जो टोटल लंबाई वो है जो है वो है 296 किलोमीटर और ये जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है गोंडा विलेज को जो है जोड़ता है कुदरेल विलेज से। ठीक है, गोंडा विलेज जो कि चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है उसको कुदरेल विलेज इस टावर डिस्ट्रिक्ट से जो है वो जोड़ता है और इस पूरे जो एक्सप्रेसवे है उससे कई डिस्ट्रिक्ट जो है कई जिले जो हैं वो उनको जो है बेनिफिट मिलेगा जैसे कि चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है एक्सक्यूज मी। तो उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट जो हैं इस एक्सप्रेसवे से लाभ मिलेगा जैसे कि चित्रकूट है, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर क्या-क्या बेनिफिट्स हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के। सबसे पहले हम देखेंगे तो वो है बेटर कनेक्टिविटी टू द बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है बेहतर कनेक्टिविटी के दृष्टि से जो है ये पूरा एक्सप्रेसवे जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बुंदेलखंड जो कि एक ड्रॉट प्रोन एरिया है इसको जो है यहाँ एनसीआर से जो है सीधा जो है वो कनेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, जैसे कि लखनऊ, आगरा और यमुना एक्सप्रेस वे के थ्रू। ठीक है, ये एनसीआर से बुंदेलखंड रीजन को जो है वो कनेक्ट करेगा जिससे कि यहाँ पर जो है जो कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं जो है सॉल्व की जाएगी। जो कनेक्टिविटी बैरियर है उसको एलिमिनेट किया जाएगा। कनेक्टिविटी ना होने के कारण यहाँ पे इस जो डॉट प्रोन एरिया है, सेमी एमिड रीजन है, यहाँ पर जो लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट से भी जो है वो कतराते हैं। इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ की नहीं हो पा रही, लेकिन कनेक्टिविटी के बाद जो है यहाँ पर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बुंदेलखंड रीजन को मिल पाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं टूरिज़्म। ठीक है, टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो अगर हम बात करें बुंदेलखंड की तो बुंदेलखंड के रीजन जो है उसके इर्द-गिर्द जो है वो जो है टूरिस्ट सेक्टर्स जो हम कह सकते हैं कि टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है। अगर हम वेस्ट साइड में देखें तो वहाँ पर क्या है, प्रयागराज है, वाराणसी है। वाराणसी में जो है सारनाथ जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टूरिस्ट साइट है। ठीक है, और इसी के साथ-साथ अगर हम ईस्टर्न साइड पे देखें तो वहाँ पे आगरा, मथुरा जैसे जो है, फतेहपुर सीकरी जैसे जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो स्थित है। तो यहाँ पे इन दोनों ही टूरिस्ट के जो डेस्टिनेशंस जो है हम कह सकते हैं जो टूरिस्ट सर्किट जो है वहाँ से जो है बुंदेलखंड रीजन में भी जो है टूरिस्ट को जो है अट्रैक्ट करने में मदद मिलेगी अगर बेहतर कनेक्टिविटी होगी तो। ठीक है, अगर हम बुंदेलखंड को देखें तो यहाँ पर जो है झांसी और चित्रकूट दो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो स्थित है। तो यहीं इन दोनों जगहों से बुंदेलखंड रीजन में भी जो है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ललितपुर केव्स है जिसको कि मिनी एलोरा के भी नाम से जाना जाता है, वो कनेक्टिविटी से जो है टूरिज्म में और ज़्यादा मदद मिलेगी जिससे कि यूपी की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या फिर हम कह सकते हैं कि इस रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन।
ठीक है? तो यहाँ पर जो है अगर क कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो बहुत सारे जो हैं इंडस्ट्रीज़ जो अब तक कतराती थी बुंदेलखंड में इन्वेस्ट करने के लिए, कनेक्टिविटी होने के कारण वो भी जो है बुंदेलखंड रीजन में जो है और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी। जिससे कि वहाँ के हैंडलूम इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, मार्केट्स और मिल्क बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा जो है वो बूस्ट किया जा सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर कई प्रकार के इंडस्ट्रीज़ को जो है एस्टैब्लिश करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, जिससे कि ओवरऑल जो है रीजन का जो है विकास किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं डिफेंस कॉरिडोर्स। तो उत्तर प्रदेश में जो है डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कि 6 मेजर नोड्स हैं और उसमें से भी 2 जो हैं, जो 2 मेजर नोड्स जो हैं वो बुंदेलखंड रीजन में ही स्थित हैं, जैसे कि झांसी और चित्रकूट। तो यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी जो है ये बहुत ही डिफेंस जो यूपी डिफेंस कॉरिडोर है उसके सक्सेस के लिए भी जो है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो जो एग्जिस्टिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम जो है वो बुंदेलखंड रीजन जो है उसके नज़रिए से जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम जो है वो कहाँ पे, वो मेनली जो है वो कानपुर में स्थित है। लेकिन कानपुर में जो है इसकी वजह से जो है लैंड कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। लेकिन बुंदेलखंड जो है वो एक उभरता हुआ जगह है, एक न्यू डेस्टिनेशन है जहाँ पर कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के इन्वेस्टमेंट को जो है वो अट्रैक्ट किया जाता है, अट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर कनेक्टिविटी बेहतर होगी, वहाँ पे लेबर कॉस्ट लो है, लैंड चीप है, तो इससे क्या होगा, इससे वहाँ पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टैब्लिश करने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं सोलर पावर। तो यहाँ पर जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है वो उत्तर प्रदेश की एनर्जी सिक्योरिटी की दृष्टि से भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को एक सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में जो है उसका निर्माण जो है वो कर रही है और इसका टारगेट है, ठीक है, कि 550 मेगावाट सोलर पावर को जो है जनरेट करना। इससे क्या होगा, इससे फायदा होगा कि 1 लाख जो हाउसेस हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पहुंचाई जा सकती है। इससे उत्तर प्रदेश में एनर्जी सिक्योरिटी को मदद मिलेगी, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने में जो है, रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी, जिससे कि जो हमारे जो उत्तर प्रदेश का जो हमारे एफर्ट्स हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हमें और ज़्यादा जो है वो मदद मिलेगी। तो यहाँ पर जो है जो बुंदेलखंड पूरा जो एक्सप्रेसवे है, यहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, वेदर कंडीशंस जो है बुंदेलखंड रीजन की ऐसी हैं जिससे कि सोलर पावर जनरेशन में और ज़्यादा मदद मिलेगी। और इसी के साथ-साथ जो है अगर सोलर पावर का जनरेशन होगा तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर फिर उसको मेंटेनेंस के ऑपरेशन के लिए जो है लोगों को एम्प्लॉय किया जाएगा। ठीक है? यहाँ पे ईवी चार्जिंग पॉइंट्स लगाई जा सकती हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में और ज़्यादा मदद मिल सकती है। इसके बाद हम देखते हैं स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पर जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अगर कनेक्टिविटी होगी तो यहाँ पे कई प्रकार के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी एस्टैब्लिश किया जा सकता है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को डेवलप किया जा सकता है, मेडिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, एक्सप्रेसवे के नियर जो है इन सबको डेवलप किया जा सकता है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उनमें स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में मदद मिलेगी। जॉब क्रिएशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होंगी, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिससे कि रोजगार के अवसर जो है वो पैदा होंगे। वाटर कंजर्वेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, जल संरक्षण में, ठीक है। यहाँ पर जो है बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे है उस पे ऐसे अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं कि जिससे जो है वाटर कंजर्वेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। पूरी जो बुंदेलखंड की जो एंटायर लेंथ है वहाँ पर जो है वाटर कंजर्वेशन के अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, जैसे कि रेन वाटर
वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो लगाया जा रहा है, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स जो है जो बनाए जा रहे हैं, जिससे कि जो है बुंदेलखंड रीजन जो कि एक ड्रॉट प्रोन रीजन है, एरिड रीजन है, वहां पर पानी जो है उपलब्ध हो सके, जिससे कि वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो दी जा सके। इससे जो है वहाँ की इकोनॉमी को, वहाँ के एग्रीकल्चर को डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इसके लिए हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, ये पूरे जो रीजन है वहाँ के लोगों का फेट बदलने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है सक्षम है। यहाँ पे जो बुंदेलखंड रीजन, जिसको कि अभी एक बैकवर्ड रीजन के रूप में देखा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे पॉवर्टी है, वहाँ से लोग बहुत ही ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं। तो इन सभी समस्याओं से लड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा उससे जो है बेनिफिट होगा। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये आर्थिक रूप से और सामाजिक विकास से जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है वो आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देगा, जैसे एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है, पर्यटन और औद्योगिक आय में जो है वो वृद्धि होगी। क्षेत्र का विकास जो है, ये यूपी सरकार का जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना है, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। So that is all in this video. Thank you so very much.